नमस्ते। और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरी प्रकल्प का हिस्सा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा संचालाया जाता है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने उन रियासतों के विलीनीकरण के बारे में सुना जिन्हें उनके अपने प्रांतों में मिला दिया गया और पार्ट ए स्टेट्स बनाए गए। अब हम पार्ट बी स्टेट्स की ओर मुड़ते हैं, यानी वे संस्थानें जिन्हें एक साथ मिलाकर एक संगठित राज्य बनाया गया और जिन पर राज प्रमुख का प्रशासन था। हाँ, ये एक नया संवैधानिक पद था। मतलब किसी पुराने राजा को ये पद मिलता था और भारत के राष्ट्रपति उन्हें चुनते थे। अच्छा, और इन संगठित राज्यों के साथ हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर और मैसूर स्टेट जैसे कुछ बड़े संस्थानों को भी पार्ट बी स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया और उन पर भी राज प्रमुख का शासन था। जी बिल्कुल। तो आइए इन संगठित राज्यों के बनने की दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं और अगले 9 एपिसोड में हर एक राज्य की अलग अलग कहानियों को सुनते हैं। इस विषय को गहराई से समझने के लिए सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड सुने। ये एपिसोड भारत के एकीकरण की प्रक्रिया का अवलोकन प्रदान करते हैं, साथ ही कानूनी प्रावधानों और इसे साकार करने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों का परिचय भी देते हैं। हाँ, और ये सारे एपिसोड्स हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज की टीम ने लिखे आर्टिकल पर आधारित है। जी हाँ, इन आर्टिकल को गूगल के नोटबुक एलएम की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। आप शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल की लिंक पा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत की आज़ादी के फौरन बाद की उस दौर की जब देश का नक्शा आप कह सकते हैं फिर से बन रहा था, खासकर रियासतों के विलय के साथ। और हमारा फोकस रहेगा मध्य भारत के मालवा इलाके पर। सोचिए, एक तरफ ग्वालियर और इंदौर जैसी काफ़ी बड़ी और ताकतवर रियासतें थीं और दूसरी तरफ दर्जनों छोटी छोटी रियासतें फैली हुई थीं। तो इन सब को एक साथ कैसे लाया गया? हमारे पास एक लेख है जो इसी थोड़ी उलझी हुई कहानी को समझने में मदद करेगा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये अलग अलग पहचान, इतिहास और अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं वाली रियासतें मिलकर एक हुईं और बना मध्य भारत। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा उस इलाके को समझ लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, मालवा, मध्य भारत का दिल। लेख में जो आंकड़े हैं, करीब 47,000 वर्ग मील का क्षेत्र, हाँ, आबादी 70 लाख से ज्यादा और सालाना आमदनी लगभग 8 करोड़ रुपए। ये उस जमाने के हिसाब से तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, काफी बड़ा और अहम इलाका था। और यहाँ जैसा आपने कहा, 2 बड़ी शक्तियां थीं, ग्वालियर यानी सिंधिया वंश और इंदौर यानी होलकर वंश, दोनों ही बड़ी मराठा रियासतें। इनके अलावा भी धार, देवास सीनियर और जूनियर दोनों, रतलाम, झाबुआ, ऐसी कई रियासतें थीं। कुछ राजपूत शासक थे, कुछ मुस्लिम जैसे जावरा या नरसिंहगढ़। कुल मिलाकर शायद 25 के करीब रियासतें थीं इस पूरे क्षेत्र में। और लेख ये भी बताता है कि कई छोटी रियासतें तो मतलब प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य ही नहीं थीं, बिखरी हुई थीं। उनके पास न तो इतने संसाधन थे कि वो कोई आधुनिक प्रशासन चला सकें, न ही लोगों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं ला सकें। अकेले चलना उनके लिए मुश्किल था। और एक और बात थी जो मामले को और पेचीदा बनाती थी, वो थी ग्वालियर और इंदौर के बीच की ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता, सिंधिया और होलकर। ये तनाव पुराना था और शांति काल में भी, मतलब आज़ादी के बाद भी, वो कहीं न कहीं बना हुआ था। तो जाहिर है, जब इन 2 बड़े खिलाड़ियों को एक साथ लाना था तो ये चीजें मुश्किलें तो पैदा करेंगी। हाँ, ये बात तो है। मतलब एकीकरण की राह आसान नहीं थी बिल्कुल भी। तो ये साफ है कि इन सबको एक करना काफी मुश्किल रहा होगा। लेख में जिक्र है कि ग्वालियर और इंदौर के महाराजा शुरू में तो हिचकिचा रहे थे अपनी सत्ता, अपनी संप्रभुता छोड़ने को लेकर। बिल्कुल। ग्वालियर को तो शायद ये डर ज्यादा था कि भाई, हमारी जो अलग पहचान है, हमारा जो रुतबा है, वो इस नए संघ में कहीं गुम न हो जाए। हाँ, ये डर तो था ही। और एक और बात थी जो शायद कम लोग जानते हैं। कुछ शासकों को, खासकर मराठा पृष्ठभूमि वालों को, ऐसा लगने लगा था, एक शक सा था मन में कि कहीं उन्हें जानबूझकर तो निशाना नहीं बनाया जा रहा। उन्हें लगता था कि शायद सरकार राजपूत रियासतों की तुलना में मराठा रियासतों को विलय करने पर ज्यादा जोर दे रही है। अच्छा, ये भी एक एंगल था। जी। अब ये धारणा कितनी सही थी ये कहना मुश्किल है, पर इससे माहौल में एक तरह का अविश्वास तो पैदा हुआ। ऊपर से ग्वालियर इंदौर का आपसी तनाव तो था ही। तो भरोसे की कमी, ये एक बड़ी चुनौती थी।
हाँ, अब इस शासकों के स्तर पर ही नहीं, लेख ये भी बताता है कि ग्वालियर और इंदौर जैसे बड़े शहरों को अगर छोड़ दें तो बाकी मालवा में कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं था। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि जनता की तरफ से एक जिम्मेदार सरकार बनाने का जो दबाव हमने दूसरी जगहों पर देखा विलय के समय, वो यहाँ थोड़ा कमजोर था शुरू में। तो शासकों के पास मोलभाव करने की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा थी शायद। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। इतनी सारी रुकावटें थीं, शक, पुरानी दुश्मनी, जनता का दबाव भी कम, फिर भी ये विलय हुआ, मध्य भारत बना। तो आखिर वो कौन सी वजहें थीं, कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो सरदार पटेल का संकल्प और वीपी मेनन की रणनीति थी। मेनन साहब इस बात को लेकर बिल्कुल साफ थे कि ये छोटी छोटी बिखरी हुई रियासतें, इनका अकेले कोई भविष्य नहीं है। उनका मानना था कि एक बड़ा मजबूत संघ बनाना ही एकमात्र सही समाधान है, और इसके पीछे ठोस कारण थे। पहला, प्रशासनिक कुशलता। एक बड़ी इकाई का प्रशासन चलाना ज्यादा कारगर होता है। और दूसरा, आर्थिक विकास। मालवा का इलाका, जैसा हमने कहा, खेती के लिए बहुत उपजाऊ है। तो पटेल और मेनन का विजन था कि एक बड़ा राज्य इस कृषि क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। अच्छा, तो प्रशासनिक और आर्थिक तर्क बहुत मजबूत थे। और लेख में ये भी कहा गया है कि पूरा इलाका भाषाई और सांस्कृतिक रूप से काफी हद तक एक जैसा था। ज्यादातर लोग हिंदी बोलते थे। क्या इसने भी मदद की? बेशक, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जब लोगों की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज मिलते जुलते हों तो उन्हें एक साथ लाना थोड़ा आसान हो जाता है। अपनेपन का एक भाव होता है। और हमें सरदार पटेल के बड़े दृष्टिकोण को भी नहीं भूलना चाहिए। वो सिर्फ मालवा के बारे में नहीं सोच रहे थे। उनका मानना था कि हैदराबाद और मैसूर जैसी कुछ बहुत बड़ी रियासतों को छोड़कर बाकी सभी रियासतों को आखिरकार बड़ी इकाइयों में मिलना ही होगा। ये देश को जोड़ने की एक राष्ट्रीय नीति का हिस्सा था। तो मालवा का एकीकरण वो इसी बड़ी योजना का एक जरूरी कदम था। ये होना ही था। सवाल बस ये था कि कैसे और कब। तो वो कैसे वाला हिस्सा ही सबसे दिलचस्प है। वीपी मेनन ने आखिर क्या किया? कैसे मनाया उन शासकों को, खासकर ग्वालियर और इंदौर के महाराजाओं को, जो शुरू में तैयार नहीं लग रहे थे? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। देखिए, मेनन साहब ने लगातार बातचीत का रास्ता अपनाया। उन्होंने कई मुलाकातें की शासकों से, खासकर सिंधिया और होलकर से। उन्हें समझाया कि जमाना बदल रहा है, छोटी रियासतें अब अकेले नहीं चल सकती। कृषि विकास की संभावनाओं के बारे में बताया। लेकिन जो सबसे बड़ा दाव था वो थी गारंटी। गारंटी? किस चीज की? ये तो बहुत बड़ी बात हुई। बिल्कुल। सोचिए, भविष्य की अनिश्चितता के बजाय उन्हें केंद्र सरकार से सीधी गारंटी मिल रही थी। ये उनके लिए एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य का वादा था। इसने यकीनन बड़ा काम किया। वाकई ये तो वजनदार तर्क था। वित्तीय सुरक्षा का आश्वासन। और ग्वालियर के महाराजा जीवाजीराव सिंधिया, उनके लिए क्या कुछ खास था? हाँ, उनके लिए एक और बड़ा आकर्षण था। उन्हें यह समझाया गया कि अगर वो इस संघ में शामिल होते हैं तो वो सिर्फ ग्वालियर के महाराजा नहीं रहेंगे, बल्कि वो पूरे मध्य भारत के संवैधानिक प्रमुख बनेंगे, राज प्रमुख, और वो भी आजीवन। आजीवन? अच्छा जी, ये एक बहुत बड़ा पद था, बहुत सम्मान की बात थी। तो एक तरह से उनका रुतबा घटने के बजाय बढ़ रहा था, कम से कम औपचारिक रूप से। ये उनके लिए मान जाने की एक बड़ी वजह बनी। और लेख ये भी बताता है कि रियासती मंत्रालय सिर्फ राजाओं से ही बात नहीं कर रहा था। वो लोग स्थानीय कांग्रेस नेताओं को भी कुछ सलाह दे रहे थे। हाँ, ये भी रणनीति का हिस्सा था। पर्दे के पीछे मंत्रालय के अधिकारियों ने स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाया। उनको कहा कि भाई, आप लोग अलग अलग छोटी रियासतों में जिम्मेदार सरकार के लिए आंदोलन करने में ताकत मत लगाओ। इन छोटी रियासतों का वैसे भी कोई भविष्य नहीं है। बेहतर है कि आप सब मिलकर एक बड़े राज्य, एक बड़े संघ के गठन का समर्थन करो। तो ये एक तरह से मतलब दोनों तरफ से माहौल बनाया जा रहा था। शासकों को मनाना और राजनीतिक जमीन भी तैयार करना। बिल्कुल। तो इस पूरी जोड़ तोड़ बातचीत, आश्वासनों के बाद आखिरकार समझौता हो गया। हाँ, आखिरकार 22 अप्रैल 1948 को ग्वालियर, इंदौर और मालवा की बाकी रियासतों के शासकों ने मिलकर उस समझौते पर दस्तखत कर दिए, जिससे एक संयुक्त राज्य बना। इसी संयुक्त राज्य को बाद में मध्य भारत नाम दिया गया। और फिर 28 मई 1948 को सरदार पटेल ने खुद ग्वालियर जाकर इसका औपचारिक उद्घाटन किया। तो ये जो नया राज्य बना मध्य भारत, इसकी रूपरेखा क्या थी? क्या खास बातें थीं इस समझौते में? जैसा कि तय हुआ था, ग्वालियर के महाराजा जीवाजीराव सिंधिया, उन्हें जीवन भर के लिए राज प्रमुख बनाया गया। और इंदौर के महाराजा यशवंतराव होलकर द्वितीय,
उन्हें आजीवन उपराज प्रमुख का पद मिला। ये दोनों पद सांकेतिक होते हुए भी काफी अहम थे। और विलय पत्र, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, उसके बारे में लेख में एक जरूरी बात लिखी है। वो क्या थी? हाँ, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मध्य भारत के समझौते में ये साफ लिखा गया कि राज प्रमुख को भारत सरकार अधिनियम 1935 में दी गई सभी संघीय यानी फेडरल और समवर्ती यानी कंकरेंट लिस्ट के विषयों पर विलय पत्र पर दस्तखत करने ही होंगे। अच्छा, मतलब ये अनिवार्य था? जी हाँ, अनिवार्य। इसमें रक्षा, विदेश मामले, संचार जैसे विषय तो थी ही, साथ ही कई और विषय भी थे जिन पर केंद्र का अधिकार माना गया। ये इसलिए खास था क्योंकि इससे पहले कुछ और संघ बने थे, जैसे सौराष्ट्र या राजस्थान के शुरुआती संघ, जहां शायद ये चीज थोड़ी वैकल्पिक थी। लेकिन मध्य भारत के मामले में इसे जरूरी बनाकर केंद्र के साथ रिश्ते को शुरू से ही ज्यादा मजबूत रखा गया। विलय पत्री वो दस्तावेज था जिसके जरिए रियासतें अपनी कुछ शक्तियां भारत सरकार को सौंपती थी। समझ गए। और प्रिवी पर्स की बात, क्या ग्वालियर और इंदौर को भी वही 10 लाख वाली सीमा माननी पड़ी जो शायद बाकियों के लिए तय हो रही थी? नहीं, यहीं पर एक और बड़ी रियायत देखने को मिलती है। उस समय ज्यादातर शासकों के लिए प्रिवी पर्स की ऊपरी सीमा 10 लाख रुपए सालाना तय करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ग्वालियर और इंदौर के महाराजाओं के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई। ग्वालियर के महाराजा का प्रिवी पर्स 25 लाख रुपए सालाना तय हुआ। 25 लाख? हाँ, और इंदौर के महाराजा का 15 लाख रुपए। लेख कहता है कि ये छूट इसलिए दी गई क्योंकि ये बहुत बड़ी और अहम रियासतें थीं जिन्होंने स्वेच्छा से विलय किया था और उनका रणनीतिक महत्व भी था। तो ये दिखाता है कि सरकार विलय को सफल बनाने के लिए कितनी लचीली थी। बिल्कुल, व्यवहारिकता दिखाई गई। लेख में भील आदिवासियों का भी जिक्र है। उनके लिए क्या खास इंतजाम किया गया था? हाँ, ये मध्य भारत की एक खास बात और चुनौती भी थी। इस पूरे इलाके में पिछड़ी मानी जाने वाली भील जनजाति की काफी बड़ी आबादी थी, तो समझौते में उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ विशेष प्रावधान रखे गए। ये तय हुआ कि जिन इलाकों में 50% से ज्यादा आबादी भीलों की है, उन्हें अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरियाज घोषित किया जाएगा। अच्छा। और इन अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और अच्छे शासन के लिए कानून बनाने का अधिकार राज प्रमुख को दिया गया, लेकिन यह अधिकार भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन था। इसके पीछे क्या सोच थी? सोच ये बताई गई कि ये समुदाय, जो शायद उस वक्त मुख्य धारा से उतने जुड़े नहीं थे, उन्हें एकदम से एक नई और अनुभवहीन लोकतांत्रिक सरकार के हवाले करने से उनका नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए एक तरह का विशेष संरक्षण दिया जाए, जब तक कि वो नई व्यवस्था के साथ सहज ना हो जाएं। ये उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए एक जरूरी कदम माना गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा विलय एक तरह का लेन देन था। शासकों ने शासन करने की शक्ति छोड़ी और बदले में उन्हें पैसा मिला, पद मिले, सुरक्षा की गारंटी मिली। जैसा लेख में कहा गया, एक क्विड प्रो क्वो था। बिल्कुल, इसे आप उस दौर की राजनीतिक वास्तविकता कह सकते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य था देश को एक करना। इसके लिए शासकों का सहयोग जरूरी था, और शासक अपनी सत्ता खो रहे थे तो उन्हें अपने भविष्य की चिंता थी। इस लेन देन ने, आप कह सकते हैं, दोनों के हितों को साधा। भले ही ये एक आदर्श स्थिति ना हो, पर उस वक्त शायद यही सबसे व्यवहारिक रास्ता था। तो आज हमने देखा कि कैसे मालवा की वो दर्जनों रियासतें, जिनमें ग्वालियर और इंदौर जैसे ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी भी शामिल थे, उन्हें एक साथ लाकर मध्य भारत का गठन किया गया। ये सिर्फ प्रशासनिक या आर्थिक जरूरत का मामला नहीं था, इसमें भाषाई और सांस्कृतिक एकता की भी भूमिका थी। पर सबसे बढ़कर ये सरदार पटेल के दृढ़ निश्चय और वीपी मेनन की कूटनीतिक बातचीत का नतीजा था। उन्होंने शासकों की चिंताओं को समझा और उन्हें सुरक्षा और सम्मान का आश्वासन दिया। हाँ, ये कहानी हमें दिखाती है कि आज़ादी के बाद भारत ने कितनी समझदारी और यथार्थवाद के साथ देश को जोड़ने की इस बड़ी चुनौती का सामना किया। ये कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल। इसमें पुरानी पहचानों और शासकों के हितों का भी ख्याल रखना पड़ा, लेकिन साथ ही एक मजबूत एकजुट राष्ट्र बनाने का जो बड़ा लक्ष्य था वो हमेशा सामने रहा। और भील क्षेत्रों के लिए जो विशेष व्यवस्था की गई वो भी दिखाती है कि उस समय की सामाजिक चुनौतियों को भी समझा जा रहा था और उनके समाधान खोजने की कोशिश हो रही थी। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल। सोचिए, जब इस तरह पुरानी रियासतों को मिलाकर बड़ी प्रशासनिक इकाइयां बनती हैं, तो लंबे समय में उस इलाके की अपनी जो खास पहचान होती है, उसकी संस्कृति, उसके शासन के तौर तरीके,
उन पर क्या असर पड़ता होगा? क्या कुछ खो जाता है या कुछ नया बनता है? और ख़ास तौर पर मध्य भारत जैसे राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए थे, उनका उन समुदायों के विकास और उनकी मुख्य धारा में शामिल होने की प्रक्रिया पर क्या स्थायी प्रभाव पड़ा होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।